अध्याय 133 अन्न भंडार की स्थिति। मयंक के साथ पूर्व सहमति के बावजूद युद्ध के मैदान में चूहे दानवों के अधिकांश शव उसे सौंपने पड़े। हालांकि चूहे दानवों के शवों के अलावा दक्षिणी शहर के गार्डों की हताहत स्थिति, उनके कर्मियों के घावों का उपचार और अन्य मामले भी थे जिन्हें तुरंत गिनने और निपटाने की आवश्यकता थी, जिसके लिए महत्वपूर्ण अधिकार वाले व्यक्ति की निगरानी जरूरी थी। रिजू ने मयंक को दो दूत देवदूतों के साथ पाया। इस समय मयंक अभी भी काले कवच में था और इसे हटाने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसके हाथ में पुक चाकू खून से सना था और उसकी आभा इतनी भयावह रूप से ठंडी थी कि लोगों को बेचैन कर रही थी। मयंक, हमें आगे गोदाम को साफ करना है। क्या तुम स्वयं साथ आ रहे हो या? रिजू का मूल इरादा मयंक को अपने साथ शामिल करने का था, लेकिन उसके दोनों दूत देवदूतों को ट्रोल चूहा राजा और मातृ घोंसला रानी को खाते हुए देखकर उसके शब्द बदल गए, इसलिए उसने अपना तरीका बदल दिया। ये स्पष्ट था कि दोनों दूत देवदूत इस समय बहुत दूर नहीं जा सकते थे, इसलिए उसने अभी मयंक से बात की। भले ही मयंक स्वयं अनिवार्य रूप से एक मानवरूपी दानव था और उसमें अपनी रक्षा करने की शक्ति थी, चूंकि वह नहीं चाहता था कि मयंक अचानक निमंत्रण का गलत अर्थ निकाले, इसलिए जो निमंत्रण था वह एक पूछताछ में बदल गया। कुछ सोचने के बाद मयंक ने दूर खड़े देवाशीष को आवाज दी, बूढ़े देवाशीष, ऋतिका, तुम दोनों जाओ और अनाज के गोदाम की स्थिति की जांच करो। मयंक का आदेश सुनकर देवाशीष ने तुरंत जवाब दिया, कोई समस्या नहीं, हम जा रहे हैं। मयंक द्वारा देवाशीष और ऋतिका को बुलाए जाने पर, जिनमें से एक सैन्य शक्ति का प्रतिनिधि और दूसरी रसद की प्रमुख थी, दोनों ही प्रभावशाली थे, रिजू ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और अगर यहाँ कुछ होता है तो तुम मुझे बताना। रिजू और देवाशीष की टीमें बेईकिंग अनाज गोदाम में प्रवेश कर गईं। हालांकि चूहे दानव सेना को हरा दिया गया था, जिसमें उनके राजा और रानी की मयंक के हाथों मौत भी शामिल थी, फिर भी यह गारंटी नहीं थी कि अंदर चूहे दानव या अन्य जीव मौजूद नहीं होंगे। अत्यधिक सावधानी कभी खराब नहीं होती, आखिरकार हर किसी की एक ही जान है और एक बार वह चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बीच मयंक चुपचाप अपने दोनों दूत देवदूतों के सम्मेलन का इंतजार कर रहा था। पहले जिन दानवों का सामना उसने किया था, उनकी तुलना में इस सम्मेलन की कठिनाई निस्संदेह अधिक थी। ट्रोल चूहा राजा और मातृ घोंसला रानी दोनों का प्रतिरोध अत्यंत जोरदार था। सम्मेलन प्रक्रिया लंबी होती जा रही थी। 1.5 घंटे से ज्यादा समय बाद जैसे ही रिजू और उसकी टीम ने निरीक्षण का एक चक्र पूरा किया और वापस लौटे, सम्मेलन उनके शरीर के केवल 1/4 हिस्से तक ही पूरा हुआ था। अंदर क्या स्थिति है? रिजू को ज्यादा खुश न देखकर मयंक ने पूछा। थोड़ा गंभीर मुद्रा में रिजू ने कहा, ज्यादा से ज्यादा 20,000 टन से थोड़ा अधिक बचा है। चूहों के झुंड ने बहुत सारा भोजन खा लिया है और एक अच्छी खासी मात्रा दूषित भी हो गई है। 50,000 टन अनाज का आधा हिस्सा खा लिया गया था। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। ये समझा जाना चाहिए कि 50,000 टन के भंडार को देखते हुए, भले ही दोनों शिविर इसे समान रूप से विभाजित कर लें, ये भोजन 10 लाख लोगों को 1.5 महीने तक आपूर्ति कर सकता था। हालांकि खराब भंडार, ठेकेदारों द्वारा अधिक उपभोग और अन्य कारणों जैसे कारकों से यह अवधि थोड़ी कम हो सकती है, फिर भी ये 10 लाख लोगों के लिए 3 से 4 10 दिवसीय अवधि के उपभोग का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि 10,000 टन आदर्श परिस्थितियों में केवल 2 लाख लोगों के लिए 3 महीने के लिए पर्याप्त होगा। वास्तव में उपयोग की वास्तविक अवधि थोड़ी कम होगी। निश्चित रूप से 2 लाख एक महत्वपूर्ण संख्या है और दक्षिणी शहर के बचे हुए लोगों के शिविर में वर्तमान में केवल कुछ हजार लोग हैं, जो पर्याप्त से अधिक लगता है। लेकिन यह वर्तमान परिस्थिति में है जहां दक्षिणी शहर का पूरी तरह से विस्तार नहीं हुआ है और उसने बचे हुए लोगों के लिए सक्रिय खोज नहीं की है, जिससे आबादी केवल कुछ हजार तक बनी हुई है। यदि वे पूरी खोज शुरू करते हैं तो लोगों की संख्या तेजी से बढ़ेगी और उपभोग प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ये सर्वनाश के बाद का युग है और आपूर्ति के लिए कोई अन्य चैनल नहीं है। संबंधित उत्पादन स्थापित किए बिना और केवल कई महीनों के भंडार के साथ ये भी एक खतरनाक स्थिति है। 10,000 टन कोई छोटी राशि नहीं है। आखिरकार मयंक शांत नजर आया। रिजू की चिंताओं को समझते हुए उसने कहा, दक्षिणी शहर में बचे रहने वाले कई लोग हैं जो विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं। लेकिन जब तुम अपने बचाव अभियान शुरू करोगे तो जरूरी नहीं कि वे सभी तुम्हारे साथ जुड़ें, इसलिए 10,000 टन पर्याप्त होना चाहिए। तुम विकसित प्रजाति को खिलाने पर भी विचार कर सकते हो। रिजू के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उसने माथे पर बल डालते हुए कहा, तुम्हारा मतलब एक छोटे समूह की तरह? मयंक ने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, इसलिए 10,000 टन पर्याप्त होगा। एक तरह से मयंक का बचे हुए लोगों का शिविर एक छोटे समूह जैसा था, फिर भी उनकी जबरदस्त ताकत का मतलब था कि दक्षिणी शहर उसे एक बराबर मानता था। हालांकि
अन्य छोटे समूहों के लिए कहानी अलग थी, जिनमें नागरिकों की रक्षा करने की क्षमता की कमी थी और इसके बजाय वे हावी होने के लिए अपनी शक्ति पर निर्भर थे। निस्संदेह ऐसे समूह दक्षिणी शहर में मौजूदा शिविर के साथ संघर्ष में आ जाएंगे क्योंकि वे दूसरों के अधीन होने से संतुष्ट नहीं होंगे। हम स्थिति के अनुसार काम करेंगे। रिजू ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, ठीक है, हमारे समझौते के अनुसार चलो माल को ले जाना शुरू करते हैं। मयंक ने सिर हिलाया और कहा, हम दोनों आधा आधा लेंगे और मैं अपना हिस्सा संभालने के लिए बूढ़े देवाशीष और उनकी टीम को छोड़ दूंगा। दोनों ने अपने समझौते की पुष्टि की, जिसमें पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था। मयंक ने तुरंत बूढ़े देवाशीष और रितिका को माल ले जाने के लिए कर्मियों को व्यवस्थित करने का निर्देश दिया, जबकि तीशा पर्याप्त नमूने एकत्र करने के बाद शिविर में वापस चली गई। जहां तक मयंक की बात है, वह यहीं रहा, सम्मलन प्रक्रिया की निगरानी जारी रखता रहा। फायर दूत देवदूत का विकास। 2.5 घंटे बाद, जैसे ही लोगों के एक समूह ने अनाज का परिवहन शुरू किया, मयंक की ओर से 2 दानवों का सम्मलन आखिरकार पूरा हो गया। मातृ घोंसला चूहा रानी के साथ प्राचीन कृमि वृक्ष का सम्मलन प्रगति 34% तक पहुंच गया। बिच्छू मकड़ी दानव के साथ ट्रोल चूहा राजा का सम्मलन प्रगति 32% तक पहुंच गया, लगभग 1/3। हालांकि ये सम्मलन की बस शुरुआत थी। मयंक के दोनों दूत देवदूतों ने जमा हुए चूहे दानवों के शवों पर काम करना शुरू कर दिया, जिसमें प्राचीन कृमि वृक्ष को मयंक द्वारा पहाड़ी खोखले युद्ध के मैदान में ले जाया गया ताकि वहां के चूहे दानवों के शवों को एकीकृत किया जा सके। इस बीच बिच्छू मकड़ी दानव अनाज गोदाम के युद्ध के मैदान में ही सम्मलन के लिए रुका रहा। पूरे 1 दिन और रात तक बिच्छू मकड़ी दानव ने पहले इस तरफ के हजारों शवों को एकीकृत किया और फिर सम्मलन प्रक्रिया जारी रखने के लिए मयंक के साथ पहाड़ी खोखले में शामिल हो गया। दोनों युद्ध के मैदानों में लगभग 10,000 चूहे दानव के शवों की आवश्यकता थी ताकि एक दूत देवदूत धीरे धीरे सम्मलन प्रगति को पूर्णता तक ला सके। बिच्छू मकड़ी दानव की उन्नति। ट्रोल चूहा राजा का $100% सम्मलन पूरा हुआ। बिच्छू मकड़ी दानव का स्तर 3रे क्रम में प्रवेश, प्राप्त कौशल LV1 रक्त QE आशीर्वाद कौशल उन्नति, LV3 स्कंदन तोप। बिच्छू मकड़ी दानव सबसे पहले अपनी उन्नति पूरी करने वाला था। इसका आकार 10 मीटर के निशान से आगे निकल गया। इसके निचले आधे हिस्से का कवच, जो बिच्छू के आकार का था, गहरा काला और चमकदार हो गया और भी अधिक लचीला हो गया, जबकि इसके ऊपरी शरीर की मांसपेशियां पत्थरों की तरह उभरी हुई थीं, दृढ़ और मजबूत। एक रक्त लाल रंग की महत्वपूर्ण ऊर्जा इसके शरीर से गुजर रही थी, जिसके बीच में आध्यात्मिक ऊर्जा भी थी। एक विचार के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा ने इसकी बिच्छू पूंछ को घेर लिया और पूंछ के एक झटके के साथ ऐसा लगा जैसे किसी चाकू ने वार किया हो। जमीन में तुरंत 5 मीटर लंबी दरार पैदा हो गई जो 2 मीटर गहरी थी। मयंक की आंखें चमक उठीं। ये रक्त QE आशीर्वाद न केवल अस्थायी रूप से ताकत और गति को बढ़ाता है, बल्कि हमले की सीमा बढ़ाने के साधन के रूप में भी कार्य करता है। ट्रोल चूहा राजा के पंजे के वार को याद करते हुए, जिसे तैरते शिवालय के काले कवच ने भी सहन नहीं किया था, वह कल्पना कर सकता था कि यह हमला कितना मजबूत था। मानवरूपी अवस्था में उन्नति नहीं हुई, लेकिन ये 3रे क्रम में टूट गया। आगे ये कमजोरियों को दूर करना शुरू कर सकता है। तैरते शिवालय के काले कवच, लौह त्वचा और साथ ही आत्मा उपचार के लिए संवर्धन। मयंक निराश नहीं था कि बिच्छू मकड़ी दानव ने रूपात्मक विकास नहीं किया था। ताकत में वृद्धि मुख्य बिंदु थी, रूप का विकास केवल एक अभिव्यक्ति थी। 3रे क्रम के बिच्छू मकड़ी दानव की ताकत में वृद्धि निस्संदेह बहुत बड़ी थी। फिर भी मयंक अभी भी कुछ हद तक असंतुष्ट था, क्योंकि ट्रोल चूहा राजा के साथ लड़ाई ने कमियों को भी उजागर किया था। झड़ता वृक्ष प्राचीन कृमि वृक्ष की उन्नति। मातृ घोंसला चूहा रानी का 100% सम्मलन पूरा हुआ। प्राचीन कृमि वृक्ष का स्तर 3रे क्रम में प्रवेश, प्राप्त मानवरूपी अवस्था उन्नति। मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष, प्राप्त कौशल वृक्ष जनित बेल विशाल चूहा, ध्वनि तरंग वृक्ष फल। बिच्छू मकड़ी दानव के विपरीत प्राचीन कृमि वृक्ष की उन्नति के साथ रूपात्मक विकास भी हुआ। पूरे प्राचीन वृक्ष का मुकुट तेजी से बढ़ा, तना काफी मोटा हो गया, शाखाएं और विशाल हो गईं, बेलें बेरोकटोक फैल गईं और छाल का रंग और भी प्राचीन हो गया। वृक्ष की आभा और भी गहरी हो गई। बस कुछ ही मिनटों में पूरा वृक्ष 60 मीटर तक ऊपर उठ गया, एक सच्चा आकाश भेदी विशाल वृक्ष। इसकी विशाल शाखाओं के बीच थैली के आकार की वस्तुएं जो फलों जैसी दिखती थीं, जमीन से लगभग 10 मीटर ऊपर लटक रही थीं, कुछ ऊंची कुछ नीची, एक हल्की हरी चमक उत्सर्जित कर रही थीं। थैलियां हल्के से धड़क रही थीं, मानो उनमें जीवन हो। मयंक ने मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष में हुए बदलावों को महसूस किया। ऐसा लगा कि स्वरूप में ज्यादा उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन वृक्ष की पूरी आभा अधिक जोरदार थी, जिसमें जीवन की ताजगी का एहसास था। हालांकि यह एहसास थोड़ा अजीब था, क्योंकि जीवन बनाने में भी एक अजीबपन का एहसास शामिल था।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष अब शक्तिशाली था। वृक्ष जनित बेल विशाल चूहा स्पष्ट रूप से वृक्ष जनित कृमि के समान ही प्रकार का था, एक घोंसला बनाने की क्षमता वाला कौशल जो थैलियों से बेल विशाल चूहों जैसे जीवों को से सकता था। ताकत लगभग प्रथम क्रम निम्न और प्रथम स्तर मध्यवर्ती के बीच थी, स्वरूप अज्ञात। मयंक महसूस कर सकता था कि 50 बेल विशाल चूहे थे, जिनकी गतिविधि सीमा लगभग 1000 मीटर थी। वृक्ष जनित कृमि की तरह ही बेल विशाल चूहों को लंबे समय तक जीवित रहने के लिए मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष के वृक्ष रस की आवश्यकता थी। दूसरा कौशल दिलचस्प था, क्योंकि यह मातृ घोंसला चूहा रानी की भेदी चीख जैसा था। मयंक के एक विचार के साथ एक बेल अचानक उसके सामने आए, आध्यात्मिक ऊर्जा उस पर जमा हुई और फिर एक लाल फल बनने लगा। बेल बाहर निकली, ध्वनि तरंग वृक्ष फल को दूर फेंक दिया, जो जमीन पर लगभग 100 मीटर दूर गिरा। जैसे ही ध्वनि तरंग वृक्ष फल जमीन से टकराया, ये तुरंत फट गया और विस्फोट की भेदी आवाज परेशान करने वाली थी, जिससे किसी की खोपड़ी झंझना जाए। विस्फोट के स्थल पर जमीन में लगभग 1 मीटर गहरा गड्ढा दिखाई दिया, शक्ति एक मानक हथगोले से ज्यादा थी। सबसे महत्वपूर्ण ध्वनि विस्फोट हमले के प्रभाव थे। 100 मीटर दूर भी ये पहले से ही कानों के लिए झकझोरने वाला था और झुनझुनी सनसनी पैदा कर सकता था। यदि नजदीक हो तो ये घातक रूप से प्रभावी हो सकता था, मातृ घोंसला चूहा रानी की दहाड़ के समान। यदि ध्वनि तरंग वृक्ष फलों की एक श्रृंखला एक साथ फटती है, तो वे ध्वनि की एक भयानक लहर बना सकते हैं और व्यापक दमन डाल सकते हैं। अब हमारे पास बम हैं, हम बड़े पैमाने पर विनाशकारी कौशल से कैसे पीछे रह सकते हैं? मयंक बड़बड़ाया। युद्ध शक्ति के मामले में मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष की एकल युद्ध शक्ति वास्तव में बिच्छू मकड़ी दानव से कमजोर थी, क्योंकि जब तक बेलें प्रभावी रूप से प्रतिबंधित नहीं कर सकती, मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष अपनी मानवरूपी अवस्था में केवल नजदीकी मुकाबले में ही शामिल हो सकता था। मातृ घोंसला प्राचीन वृक्ष की भूमिका एक क्षेत्रीय दूत देवदूत के रूप में थी, जो दानव सेनाओं को आदेश देता था, आश्रित जानवरों की खेती करता था, बेल नियंत्रण और अन्य साधनों का उपयोग करता था, जिससे उसके क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी दानव लहर में फंस जाता था। आगे पहले बेलों की ताकत बढ़ाओ और देखते हैं कि नया आश्रित जानवर कैसा दिखता है। सम्मलन सामग्री को शामिल करते हुए आश्रित जानवर की आपूर्ति ने भी अवशोषण पूरा कर लिया था, जिसमें गर्भ पर्वत शव विशाल चूहे का था और सभी सामग्री चूहे दानवों के शवों से प्राप्त की गई थी। मयंक को सहज ज्ञान था कि यह अभी भी एक चूहे के प्रकार का जीव होगा, लेकिन ये किस हद तक विकसित होगा, ये वास्तव में देखने लायक था। अध्याय 134 बेल विशाल चूहा। दोनों दूत देवदूत तीसरे क्रम में प्रवेश कर चुके थे और जो शक्ति उन्होंने मयंक को वापस दी वह अत्यंत प्रबल थी। उसके शारीरिक गुणों में और सुधार हुआ, उसकी मांसपेशियों और त्वचा की ताकत दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यहाँ तक कि लौह त्वचा और काले कवच कौशल का उपयोग किए बिना भी उस पर चलाई गई गोलियां शायद केवल एपिडर्मिस बाहरी त्वचा को घायल कर पाएंगी या शायद कोई ध्यान देने योग्य नुकसान भी न पहुंचाएं। अपनी नई ताकत को संक्षेप में अनुकूलित करने के बाद मयंक अनाज डिपो पर रुका नहीं। उसने वहां का मामला देवाशीष को सौंपा और फिर जाने की तैयारी की। बेई किंग अनाज गोदाम को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन 10,000 टन अनाज को ढोना कई दिनों के बिना बिल्कुल असंभव होगा। और ये तब है जब पर्याप्त वाहन हो। एक डंप ट्रक की भार सीमा लगभग 20-30 टन होती है। ओवरलोड को ध्यान में रखते हुए जिससे ड्राइविंग प्रभावित न हो, कुल क्षमता लगभग 40-50 टन है। सड़क पर लगने वाला समय और लोडिंग और अनलोडिंग का समय हटा दें तो एक ट्रक दिन में 3-4 चक्कर लगा सकता है। 20 ट्रकों के एक साथ काम करने पर भी इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। यह आदर्श परिस्थितियों में है, इसलिए मयंक इतने लंबे समय तक यहाँ नहीं रह सकता था। वह केवल बूढ़े देवाशीष और ऋतिका पर ही निगरानी का काम छोड़ सकता था। 2 द्वितीय क्रम ठेकेदारों की उपस्थिति में वे अधिकांश आपात स्थितियों को संभाल सकते थे, और यदि उन्हें एक शक्तिशाली दानव का सामना करना पड़ता था तो भी वे भागने में सफल हो सकते थे। जैसे जैसे सर्वनाश के बाद का समय बढ़ता गया, दानवों की ताकत और उनके समुदायों का पैमाना भी बढ़ता गया, इसलिए सावधानी की आवश्यकता थी। देवाशीष ने केवल मूल 10 ट्रकों को नहीं बुलाया, बाद में उसने उन्हें बढ़ाकर 20 कर दिया और बाइरेंडर से एक गैस स्टेशन से तेल का एक टैंक भी वापस मंगवाया, जो मुश्किल से पर्याप्त था। शानहू विला जिले में कई 100 टन के सतही गोदामों के अलावा प्राथमिक अनाज भंडारण खुदाई किए गए तहखानों का उपयोग करके किया गया था। बापोन ने किसी को एक गहरा गड्ढा खोदने का आदेश दिया और फिर मयंक और बिच्छू मकड़ी दानव ने धातु हेरफेर शुरू करके गोदाम के तल और दीवारों को धातु से बनाया। अनाज को अंदर डाला गया और फिर उन्होंने इसे धातु से सील कर दिया। सील करने से पहले उन्होंने ऑक्सीजन का उपभोग करने के लिए मोमबत्तियां जलाईं। ये सबसे उपयुक्त भंडारण विधि थी जिसे मयंक लागू कर सकता था।
हालांकि इस प्रक्रिया में इस अवधि के दौरान जमा हुई अधिकांश धातु का उपभोग हुआ, लेकिन ये सार्थक था क्योंकि यह अनाज को लंबे समय तक ताज़ा रखेगा। इन 5 दिनों में मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष ने न केवल LV3 वृक्ष जनित कृमियों को अपनी पूरी संख्या 300 तक बहाल किया, जिन्हें टोही के लिए आसपास की जमीन में वितरित किया गया, बल्कि बेल विशाल चूहों को भी वृक्ष की थैलियों में भर दिया गया। विला नंबर 9 के पीछे विशाल लॉन में 50 लंबे बेल विशाल चूहे मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष के सामने व्यवस्थित पंक्तियों में खड़े थे। मयंक और तीशा इन बेल विशाल चूहों की विशेषताओं का अवलोकन कर रहे थे। बेल विशाल चूहे, जो लंबे फर से ढके थे, हल्के हरे रंग के थे, जिनकी कंधे की ऊंचाई 2 मीटर और शरीर की लंबाई 3 मीटर थी। उनकी पीठ के दोनों ओर कुछ बेलें थीं जो हिल सकती थीं, और उनकी पूंछें भी बेलों जैसी थीं। बेल विशाल चूहे के चारों पंजों को देखते हुए वे लकड़ी जैसे हो गए थे, जो एक पुराने पेड़ के पंजों से मिलते जुलते थे। वे विशाल चूहे दानवों और पौधों से बने जीवित प्राणियों दोनों से मिलते जुलते थे। बेल विशाल चूहे और वृक्ष जनित कृमि कुछ हद तक समान हैं। उनके मुख्य शरीर में मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष के जीन होते हैं, लेकिन चूहे दानवों के जीन भी मिश्रित होते हैं। तीशा ने डेटा रिकॉर्ड करते हुए कहा। मयंक से बोली, 50 बेल विशाल चूहों में से केवल लगभग 5 प्रथम स्तर मध्यवर्ती हैं, जो 4 मीटर की लंबाई तक पहुंचते हैं, जो मोटे तौर पर 10% है। हालांकि प्रथम क्रम निम्न बेल विशाल चूहों में भी सभ्य युद्ध क्षमताएं हैं, जिनकी वहन क्षमता लगभग 1 टन है, और उनकी बेलों का उपयोग बंधन के लिए किया जा सकता है। 1 टन 2000 पाउंड सामान्य निजी कारें सामान्य परिस्थितियों में इतना नहीं ले जा सकती हैं। आखिरकार वे सर्वनाश के बाद के दानव हैं। एक पल के विचार के बाद मयंक ने कहा, वे वास्तव में वाहनों के विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे सवारी के रूप में काम कर सकते हैं। आधार शिविर में अभी भी वाहन थे, लेकिन मुख्य चिंताएं पुर्जों का घिसाव और ईंधन की खपत थीं। और इन खपत की तुलना में मुख्य मुद्दा यह था कि यदि कोई युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जब तक वह भारी उपकरण वाला ऑफ-रोड वाहन या ट्रक न हो, वह दानवों के सामने टिक नहीं पाएगा। वे अच्छी सवारी बनेंगे। तीशा ने अपने सामने खड़े बेल विशाल चूहों को देखा और जारी रखा। शिविर में अब लगभग 600 लोग हैं, जिसमें 30 विला मूल रूप से भरे हुए हैं और अस्थायी आवास का निर्माण किया जा रहा है। गश्ती दल को हर दिन एक बड़े क्षेत्र को कवर करने की ज़रूरत होती है, और पैदल चलने में बहुत समय लगता है। भले ही यह सिर्फ एक आवासीय ज़िला था, ये शानहू विला ज़िला था, जो आकार में एक पार्क के बराबर था, इसलिए पैदल गश्त अत्यधिक अक्षम थी। इसके अलावा देवाशीष और अन्य लोगों के आपूर्ति के लिए बाहर जाने के साथ बेल विशाल चूहे निस्संदेह और भी आवश्यक थे। गतिशीलता एक पहलू था। यदि खतरा उत्पन्न होता है और बड़ी संख्या में बेल विशाल चूहे मारे जाते हैं, तो शिविर में मौजूद मयंक तुरंत नोटिस करेगा और एक बचाव दल भेज सकता है। तो उन्हें वितरित कर दो। रितिका के लिए गश्ती दल को कुछ सौंप दो, और बूढ़े देवाशीष के साथ खोज दलों के लिए कुछ सुसज्जित कर दो। आगे के शहरी क्षेत्रों तक 1000 मीटर की दूरी कुछ हद तक खिंचाव वाली थी, इसलिए बूढ़े देवाशीष के समूह को अभी काम चलाना होगा। इंजेक्शन सीरम के साथ प्रगति कैसी है? मयंक ने तीशा को देखा। इंजेक्शन सीरम के बारे में पूछताछ की। 2 बैच बनाए गए हैं। एक में 80 खुराक हैं, जिसमें बेल विशाल चूहा और वृक्ष जनित कृमि सीरम शामिल है, और दूसरा मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष सीरम की 20 खुराक के साथ, जिसे नंबर 1, 2, 3 में विभाजित किया गया है, जो प्रथम स्तर मध्यवर्ती, प्रथम क्रम उच्च ग्रेड और द्वितीय क्रम निम्न ताकत की ताकत के बराबर है, जिन्हें उनकी ताकत के स्तर के अनुसार इंजेक्ट किया जाता है। तीशा तेजी से काम कर रही थी, खासकर जब से मनोज और निर्मल ने उसकी सहायता करना शुरू कर दिया। शुद्धि प्रक्रिया को रोके बिना 5 दिनों के भीतर सीरम तेजी से उत्पादित किया गया। निश्चित रूप से गति का एक कारण मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष की ताकत थी। इंजेक्शन सीरम बनाने के लिए उसके रक्त को निकालने पर उन्होंने इसे 3 प्रकार के सीरम में और पतला कर दिया, जिससे बहुत प्रयास बचा। मयंक की आंखें थोड़ी चमकी जब उसने कहा, इसे व्यवस्थित करो और साथ ही बूढ़े देवाशीष और अन्य लोगों को एक बैठक के लिए बुलाओ। ठीक है। जैसे ही तीशा दवा लेने गई, मयंक ने बेल विशाल चूहों को प्राचीन वृक्ष के चारों ओर घूमने का इशारा किया और खुद विला नंबर 9 $डॉलर में लौट आया। उपहार, पुरस्कार और विस्तार योजनाएं। अब भोजन का एक बड़ा भंडार जमा हो जाने के साथ शिविर के आसपास और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एक बेहतर चक्र बनाने के लिए कर्मियों और क्षेत्र दोनों का विस्तार करने की आवश्यकता है, और अधिक लोगों के साथ हम और भी अधिक सामग्री एकत्र करने में सक्षम होंगे। दानव का मांस, धातु और अन्य सामग्री दोनों दूत देवदूतों द्वारा आवश्यक हैं। जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी रक्त आत्मा की किताब बुक ऑफ ब्लड स्पिरिट में एक पृष्ठ अभी भी खाली है, और तीसरे दूत देवदूत की भी तलाश की जा रही है। सोच विचार के बीच तीशा ने जल्दी से इंजेक्शन निकाला और रितिका और अन्य को बुलाया।
चूंकि यह मयंक द्वारा व्यक्तिगत रूप से बुलाई गई बैठक थी, लगभग सभी मुख्य सदस्य उपस्थित थे। देवाशीष, ऋतिका, रोशन, बापोन, बायरेंडर, राशि, बबलू और अन्य सभी लोग लिविंग रूम के चारों ओर बैठे थे, जिसमें मयंक मुख्य सीट पर था। उसने चारों ओर देखा और कहा, अनाज गोदाम को जीतने में हमें बहुत प्रयास लगा। चलो इंजेक्शन के मामले से शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हुए मयंक ने किसी को चापलूसी नहीं की और सभी तुरंत समझ गए कि यह पुरस्कारों का समय था। उनके कान खड़े हो गए और उन्होंने और भी ध्यान से सुना। प्राप्तकर्ता पुरस्कार समकक्ष ताकत योगदान देवाशीषन 3 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन अद्वितीय क्रम निम्न ताकत हमले का नेतृत्व करना और परिवहन की देखरेख करना। ऋतिकान 3 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन अद्वितीय क्रम निम्न ताकत रसद और मुख्य निगरानी। बापोनन 2 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन प्रथम क्रम उच्च ग्रेड लड़ाई और गोदाम निर्माण में भाग लिया। बायरेंडरन 2 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन प्रथम क्रम उच्च ग्रेड काफिले का रखरखाव, परिवहन और लड़ना। रोशनन 2 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन प्रथम क्रम उच्च ग्रेड शिविर की रक्षा और पहरेदारी। राशन 2 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन प्रथम क्रम उच्च ग्रेड शिविर की रक्षा और पहरेदारी। बबलून 3 मात्र घोंसला प्राचीन वृक्ष इंजेक्शन अद्वितीय क्रम निम्न ताकत अथक चिकित्सा कार्य, घायलों का उपचार। देवाशीष मुस्कुराया और कहा, तो मैं संकोच नहीं करूंगा। ऋतिका ने जवाब दिया, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है। बापोन ने कहा, धन्यवाद बॉस। रोशन और राशि ने एक साथ जवाब दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। 1 न 2 इंजेक्शन पहले से ही काफ़ी अच्छा था। यदि ठीक से अवशोषित किया जाए तो यह उन्हें नस्लीय बाधा तक पहुंचने की अनुमति देनी चाहिए। मयंक ने अंतिम व्यक्ति की ओर देखा। उसकी आवाज़ थोड़ी नर्म हुई जब उसने कहा, मास्टर बबलू, आप अथक रूप से चिकित्सा दल का नेतृत्व कर रहे हैं, घायलों और शिविर के सदस्यों का उपचार कर रहे हैं। आपका योगदान भी महत्वपूर्ण है। मैं आपको न $3 इंजेक्शन दूंगा और सबसे अच्छा है कि आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसे स्वयं उपयोग करें। बबलू का पुराना चेहरा एक पल के लिए जम गया जब उसने अनजाने में सिर हिलाया। मैं अग्रिम पंक्ति में नहीं रहा हूँ, मैंने जो किया वह केवल मेरा कर्तव्य था। इसे 1 ग्रेड कम कर दो, इसे 1 कम कर दो। बबलू एक पुराने जमाने का डॉक्टर था, स्वभाव से परोपकारी, जिसमें सामूहिक भावना की प्रबल भावना थी। वह बड़बड़ाया, आप बच्चे अग्रिम पंक्ति में दानवों से लड़ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको पहले वह प्राप्त करना चाहिए जिसके आप हकदार हैं। जहां तक मेरे जैसे किसी की बात है जो पीछे है। मयंक मुस्कुराया और कहा, मास्टर बबलू, आप जितने मजबूत होंगे, आपका शरीर उतना ही मजबूत होगा और आप उतने ही अधिक लोगों को बचा पाएंगे। बबलू रुका और यह सुनकर उसने सिर हिलाया और चुप हो गया। ऋतिका, न 3 इंजेक्शन का अधिकार आप में से केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा। शेष न 2 और न 1 इंजेक्शन, साथ ही बेल, विशाल चूहा और वृक्ष जनित कृमि इंजेक्शन विनिमय के लिए खोले जाएंगे। आप आवश्यक विशिष्ट योगदान मूल्यों का आकलन करें और मुझे नियम लाएं, मयंक ने कहा। ऋतिका ने तीशा के बगल में रखे बक्से को देखा और सिर हिलाया। मैं जल्द से जल्द एक योजना तैयार करूंगी और दोपहर तक आपको दूंगी। विनिमय प्रणाली पहले से ही धीरे धीरे परिपूर्ण हो गई थी, इसलिए विशिष्ट विनिमय मूल्य लेकर आना कोई समस्या नहीं होगी। इंजेक्शन वितरित होने के बाद मयंक ने गंभीरता से बात की, चलो विस्तार के मामले पर चलते हैं। ऋतिका, हम वर्तमान में शिविर में कर्मियों और सामग्री के मामले में कैसा कर रहे हैं? शिविर में कुल 632 लोग हैं, जिनमें 423 ठेकेदार और 160 लड़ाकू कर्मी शामिल हैं, जिसमें गश्त और खोज दल शामिल हैं। बाकी गैर लड़ाकू कर्मी हैं। जहां तक सामग्री की बात है, हाल ही में बेकिंग अनाज गोदाम की आपूर्ति के कारण भोजन लंबे समय तक प्रचुर मात्रा में रहेगा। वास्तव में लोगों की संख्या भंडारण के नुकसान के साथ तालमेल नहीं बिठा सकती है, इसलिए मैं विकसित प्रजाति के प्रजनन का विस्तार करने का सुझाव देती हूँ, भोजन भंडारण के कुछ हिस्से का उपयोग करके। जैसा कि वह बोल रही थी, ऋतिका ने देवाशीष पर नजर डाली और कहा, वर्तमान में शिविर में मुख्य विकसित प्रजातियां यूनलिंग झील से मछलियां हैं, साथ ही विकसित सुअरों का एक झुंड जिसे हमने पहले बचाया था, 2 अस्थि कवच विशाल सुअर, 4 विशाल याल जंगली सुअर और 2 दांत वाले जंगली सुअर, जिनमें से सभी को पाला जा सकता है। वे लागत प्रभावी हैं, चाहे मांस के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाएं या काम करने वाले जानवरों के रूप में। विकसित प्रजाति को पालने के लिए जीवन बचाने वाले भोजन का उपयोग करना कई सर्वनाश के बाद के समूहों के लिए एक फिजूल खर्ची है, लेकिन ऋतिका ने शांति से बात की। उसने ये भी जोड़ा, विकसित प्रजातियां तेजी से बढ़ती हैं, निवेश और रिटर्न बहुत लागत प्रभावी हैं। देवाशीष ने खुद से बुदबुदाया, वे मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? वे अस्थि कवच विशाल सुअर की संतान हैं, मेरे दूध देवदूत की नहीं। दूध देवदूत बनने के बाद अस्थि कवच विशाल सुअर ने लंबे समय से पारिवारिक बंधन छोड़ दिए थे।
ये संभव है। मयंक ने सहमति में सिर हिलाया और फिर रितिका को जारी रखने का संकेत दिया। रितिका ने कहा, भोजन के अलावा हमें जितना संभव हो उतना गैसोलीन, जनरेटर और विशेष रूप से चिकित्सा आपूर्ति एकत्र करने की जरूरत है। बुरे समय के लिए तैयारी करना बेहतर है, हालांकि इस समय पर्याप्त है। आगे चलकर सामग्री की कमी केवल बढ़ेगी, इसलिए जल्दी से इकट्ठा करना शुरू करना बेहतर है। चिकित्सा आपूर्ति के बारे में मेरे पास कुछ कहना है।